हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाते हैं। जो अगर आप 2023 में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आपका ये यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपका मैथ में थोड़ा सा भी तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप मैथ में जीरो हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, जिस सीरीज का नाम एकलव्य सीरीज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। सीरीज के माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तरफ से कर सकते मॉडल पेपर की तरह से मैं आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको 70 में 70 मैथ में दिलाकर रहूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सब मैं प्रश्न आपके लिए लिख लेकर आया हूँ, वो जो मैं 1 बाय 1 करके सब मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर आपका 1 दिया हुआ है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को हम इसमें लिखते हैं। जो प्रश्न नंबर आपका 1 दिया हुआ है, 1 से 15 तक की 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य बताइए। तो प्रश्न नंबर आपका 1 यही है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इस प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। इसमें जो आपका डाउट होगा उस पूरे डाउट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्योंकि जो जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, प्रश्न जब तक आप अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तब तक आप सवाल लगा नहीं सकते। तो जो आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हो, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर माध्य होता क्या है। दोस्तों, अगर आपको समांतर माध्य पता हो जाए तो 100% ये सवाल आप लगा सकते हैं। यहाँ से आपका 2 टाइप का प्रश्न बनेगा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। या आपसे कभी कह देगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको संख्या दिया रहेगा। तो समांतर माध्य बराबर जो आपका फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है आपका कुल योग बटा होता है पदों की संख्या। कुल योग बटा होता है पदों की संख्या। इस फार्मूले की सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य जब भी कहेगा ज्ञात करने के लिए तो जो आपका नंबर दिया रहेगा, जो संख्या थी उस सबको जोड़कर अब जितनी संख्या उस संख्या से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ऐसे 2 टाइप का प्रश्न बनेगा। चाहे आपसे कह देगा सम संख्या का समांतर माध्य बताइए, या नहीं तो आपसे कह देगा विषम संख्या का समांतर माध्य बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम संख्या बोला तो सम संख्या सबसे पहले हम क्लियर करते हैं सम संख्या होता क्या है। दोस्तों, सम संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, समांतर सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब संख्या क्या आपका सम संख्या होता है। अगर आपसे विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या का मतलब 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। सब में दो का अंतर है, दो ऐड करते जाइए। अगला आपका 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये सब आपकी विषम संख्या होती है। तो हमसे पूछा है क्या दोस्तों, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 15 तक सम संख्या पूछा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम संख्या। क्या लिखा जाएगा, हल करते हैं। 1 से 15 तक सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब जो सम संख्याएं होता है 1 से 15 तक, उस 1 से 15 के बीच में जितनी भी संख्याएं होती है उसको हम लिखेंगे। और वो संख्या क्या है, सम संख्या। जैसे इसमें देखा जाए 1 से 15 में लिखे जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 ऐसे आएगा। लेकिन हमसे बोला सम संख्या, देखिए सम आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो हमको केवल सम संख्या लेना है। तो सम संख्या में सबसे पहले पहला आपका आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। 15 तक बोला था, 15 के बीच में हो गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है कुल योग, होता है कुल योग बटा होता है पदों की संख्या। कुल योग बटा होता है पदों की संख्या। अब इसमें देखा जाए कुल योग का मतलब सबको हम जोड़ेंगे, सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे, अब सब संख्या गिन लेंगे कितनी संख्या दिया हुआ है
1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितना है दोस्तों 7 है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़कर 7 से भाग कर देंगे, हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए 2 4 होगा आपका 6, 6 6 आपका होगा 12, 12 8 आपका होगा 20, 20 और 10 आपका होगा 30, 30 12 आपका होगा 42, 42 और 14 आपका हो जाएगा 56। तो जोड़ने पर दोस्तों कितना आ गया 56 बटे कितना हो गया 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 वार से हो जाएगा आपका 56, यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस प्रश्न में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो गया। बस इसमें आप यह याद करिएगा, अगर हमको समांतर माध्य कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो समांतर माध्य बराबर होता है, फार्मूला आपका होता है कुल 1 बटा पदों की संख्या। इस तरह का प्रश्न एग्जाम के पेपर में दोस्तों 1 से या 2 नंबर में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। समांतर माध्य से ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, लेकिन पहला विधि आपका यह होता है जब सिंपल तरह का समांतर माध्य दिया रहेगा, ये आपसे कह देगा विषम संख्या दिया रहेगा या दे देगा सम संख्या देगा, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके बीच की जितनी भी संख्याएं होती है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है कुल 1 बटा होता है पदों की संख्या। तो ये आपका प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 आपको हम बताते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 यह है, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% दोस्तों आपको मैथ पूरा समझ में आएगा। मैथ में आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम आपको क्लियर करेंगे। दोस्तों अभी से आप एक टारगेट सेट कीजिए कि हमको बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर लाना है। दोस्तों मैं आपको मैथ में 70 से 70 यानी 70 में 70 मैं आपको दिलाऊंगा, 100% मैं एक गारंटी लेता हूं दोस्तों। मैं डेली मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं बोर्ड माध्यम के वो सब मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। अब प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, यदि 5 10, प्रश्न नंबर 2 आपका है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, यदि 5 10 15 8 20 35 और आपका दिया है 40, और क्या दिया हुआ इसमें 40 दिया हुआ है, और इसमें समांतर माध्य आपका दे दिया 21, इसका समांतर माध्य भी दे दिया है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य इसमें दिया 21, तो r का मान ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, r का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न आपका यह है, यदि 5 10 15 8 20 35 और 40 का समांतर मान 21 है तो r का मान बताइए। एक उसी टाइप का प्रश्न है, ये 2 टाइप का प्रश्न ऐसा आपका बनेगा। कभी कभी किसी का मान पूछेगा, जब किसी का मान पूछेगा तो उसमें समांतर माध्य जो होता है वो आपका समांतर माध्य दिया आएगा। इसमें देखिए पहले से आपका समांतर माध्य दिया हुआ कितना 21 आपका दिया, हमसे किसका मान पूछा है, r का मान कहा ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह के प्रश्न में r का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसके स्थान पे x भी कर सकता है, y भी कर सकता है, लेकिन लगाने का तरीका आपका सेम टू सेम एक ही जैसा होता है। तो सबसे पहले जब भी इसको हम लगाएंगे समांतर माध्य, हम फार्मूला जानते हैं समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर दोस्तों होता है क्या, फार्मूला होता है कुल 1 बटा पदों की संख्या होता है, कुल 1 बटा पदों की संख्या होता है। अब समांतर माध्य इसमें 21 दिया था, लिख देंगे 21 बराबर कुल 1, कुल 1 का मतलब जो आपका संख्या है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दिया 5 और प्लस यहाँ दिया 10 प्लस यहाँ पर दिया 15 प्लस दिया है 8 प्लस दिया है 20 और दिया है 35 फिर दिया है 40 बटे, अब काउंटिंग करेंगे कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबको हम आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद जो जितनी संख्याएं दिया रहेगा गिनकर उस संख्या से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। इसमें संख्या कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, संख्या 7 दिया था, हम 7 क्या कर देंगे बटे 7 कर देंगे, और 7 का गुणा इधर कर देंगे। तो जब 7 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 गुना 14 147 बराबर, और इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर दिया 5 5 और 10 होगा 15 15 15 होगा आपका 30 30 और 20 जोड़ेंगे तो होगा 50 50 और 40 जोड़ लीजिए, सबसे पहले 50 40 आपका होगा 90, और 90 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो आपका होगा 125, तो आपका हो जाएगा कितना 125, या आर है तो प्लस आर इसी में आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा बटे 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। हमको आर का मान निकालना है, आर का मान तभी निकलेगा जब तक वह संख्या अकेला नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई भी संख्या जुड़ा हुआ है तो पहले क्या होगा उस संख्या को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो प्लस दिया हुआ है तो आपका इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 147 माइनस 125 बराबर आपका हो जाएगा आर हो जाएगा। अब 147 में से हम 25 को माइनस करेंगे, जब 147 में से हम 25 को घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2,
और 4 में से जब 2 जाएगा बचेगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, या इसको हम लिख सकते हैं r बराबर हो गया आपका 22। ये आपका आंसर है। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे आसानी पूर्वक मैथ का तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराने वाला हूँ मैथ में। ये भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे। अभी आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही आप बेल आइकन को दबाना प्रेस या करना न भूले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप आसानी पूर्वक घर बैठे मैथ का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और आप बोर्ड में अच्छा एग्जाम ला सके। मेरा प्रयास यही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर आपका अगला दिया हुआ है, प्रश्न नंबर हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या में, इसको हम लिखकर बताते हैं। दिया है 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 क्या है? अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न आपका दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह बोर्ड एग्जाम में 4 या 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इस जो प्रश्न का आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जब तक आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएगा नहीं तब तक आपके मन में डाउट आपका बना रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट होता है कैसे पहचानेंगे, इस टाइप के प्रश्न पेपर में हम कैसे लगाएंगे, तो मेन इसका जो उद्देश्य होता है पहले इसको हम समझते हैं क्या है, इस प्रश्न का कंसेप्ट आपका क्या है। तो इस प्रश्न का जो मेन कंसेप्ट आपका होता है, इसमें दिया हुआ 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है, इसमें हमेशा कहेगा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, या कह देगा अंकों के स्थान आपस में क्या करने पर, पलटने पर। जहां बदलने की बात करेगा, जहां पलटने की बात करेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये इकाई और दहाई की सहायता से क्या होगा, प्रश्न सॉल्व होगा। तो जो पहला मेरा मेन पॉइंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मानते हैं माना दहाई का अंक x मानेंगे और जो इकाई का अंक होता है उसको हम क्या करेंगे, y मानेंगे। ये अक्सर y इसलिए मानेंगे क्योंकि आपका इस टाइप का यह प्रश्न है। तो हम कैसे समझे कि इस टाइप का प्रश्न कैसे हम लगाते हैं। तो कहीं आपको प्रश्न अगर ऐसा दिखाई दे देता है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग तो 12 दिया, फिर दिया अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा हुआ है अंकों के स्थान बदलने पर। जब अंकों के स्थान बदलने की बात करेगा या कहेगा अंकों के स्थान आपस में पलटने पर, बदलने या पलटने की जब भी बात करेगा तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला मेन पॉइंट इसका होता है, पहले हम लिखेंगे माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। पहला स्टेप इतना आपको करना है। तुरंत इतना करने के बाद जस्ट हम लिखेंगे संख्या। तो संख्या में आपका क्या हो जाएगा, 10x + y होगा। अब 10 यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि दहाई में आपका 10 होता है और जो भी संख्या होती है वो इकाई और दहाई से मिलकर हमें संख्या प्राप्त हुआ होता है। और हम कहते दोस्तों ये संख्या आपका 23 दिया हुआ है। 23 में क्या होता है, इकाई का अंक होता है, दहाई में 10 होता है, यानी 2 गुणे 10 + 3 तभी जाके आपका 23 प्राप्त हुआ है। तो जब भी पहला स्टेप आपको इतना तो करना ही है, आपको इतना, आपको इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आपको इतना लिखना ही है। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक आपका क्या है y है। तुरंत लिखेंगे संख्या। संख्या का मतलब होता है जो दहाई x माने
उसके साथ 10 लिखेंगे और जो इकाई मान है इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे डियर स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से कहने का मतलब अब जो प्रश्न में कह रहा है उसकी सहायता से, अब यहाँ कह रहा है जो दो अंकों की एक संख्या में अंकों का एक 12 दिया हुआ है। अंकों का एक 12 का मतलब ये होता है जो पहली संख्या x माने है और दूसरी संख्या क्या माने y। कहने का मतलब जो अब क्या कि इसमें दहाई का x माने है और इकाई का क्या माने y। अब उन दोनों का एक मतलब क्या होता है आपस में जोड़ना होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो x + y बराबर हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। यहाँ तक आपका इक्वेशन बनी। अब इसके बाद क्या कहे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। हम जैसे अंकों के स्थान बदलेंगे तो हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाए। अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं डियर स्टूडेंट, अंकों का स्थान बदलने का मतलब होता है जो हमें संख्या प्राप्त है यानी x के स्थान पर हम y लिखेंगे और जहां y वहां पर क्या लिखेंगे हम x लिखेंगे। यही होता है आपका अंकों के स्थान आपस में बदलने पर या पलटने पर। इसमें आप बदलने की बात करेगा या पलटने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे जहां x माने वहां पर y लिख देंगे और जहां पर y माने वहां पर हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, जो दिया वही लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर। तो हम लिखेंगे अंकों के स्थान आपस में बदलने पर या डायरेक्ट लिख सकते हैं अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब जैसे हम अंकों के स्थान आपस में बदलेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगा और वो संख्या क्या होगा 10। यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा y और यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा आपका x। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त का मतलब जो प्रश्न में कह रहा है, अब प्रश्न में क्या कर द्वितीय शर्त से यहाँ से हम देखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। कह रहा है अंकों के स्थान जैसे हम बदल रहे हैं प्राप्त संख्या, अब प्राप्त संख्या हमारा क्या है 10y + x बराबर दी गई संख्या से 18 अधिक। अब दी गई संख्या इसका मतलब जो पहले हमारा संख्या दिया हुआ है तो पहले संख्या आपका कितना दिया हुआ था 10x + y दिया हुआ था। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है 18 अधिक है, 18 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ से इक्वेशन आपका कैसे बनेगा, इस सब को हम क्या करेंगे इधर लेकर आएंगे। यहाँ पर 10y है तो 10y हो जाएगा प्लस ये माइनस हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा -y बराबर आपका हो जाएगा 18। और यहाँ पर देखा जाए यहाँ भी y है आपका, यहाँ भी y है तो हम क्या करेंगे y मतलब 10y में से 1y घटेगा तो आपका 9y बचेगा और यहाँ 10x में से 1x घटेगा तो आपका क्या बचेगा 9x बचेगा। तो पहले हम क्या करते हैं इसको हम सीधा कर लेते हैं, चाहे इसी में 10y में से 1y घटाएंगे तो बचेगा 9y और 10x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा 9x बराबर हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो y - x बराबर हो जाएगा 18। इसको 9 से काटेंगे 2 बार में होगा। तो दोस्तों आपको हम यहाँ साइड में बता देते हैं हमारा इक्वेशन बनेगा y - x बराबर हो गया ना कितना हुआ है 18 यानी 2 या इसको सीधा कर देते -x + y बराबर हो गया 2। इक्वेशन नंबर 2 हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। जब इक्वेशन मेन पॉइंट होता है इसमें पहले इक्वेशन प्राप्त करना। अगर इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं इसको हम हल करेंगे। ये दोस्तों इक्वेशन हल करने का 3 मेथड होता है, एक विलोपन विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक आपका बीजगणित विधि होता है। विलोपन का मतलब ये होता है किसी एक चर को गायब करना। वो चर तभी गायब होगा जब दोनों आपस में क्या होगा बराबर रहेगा। अब बराबर होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें चिन्ह देखते हैं और चिन्ह में क्या होता है जैसे देखा जाए तो जो इक्वेशन नंबर आपका 1 है x + y बराबर 12 दिया है और जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है -x + y बराबर 12 दिया हुआ है। देखिए ये भी माइनस है और ये आपका प्लस यानी ये भी तो सेम है y भी सेम है, लेकिन ये प्लस दिया हुआ है और ये माइनस दिया हुआ है। जब प्लस और माइनस दिया रहता है तो उस संख्या को हमेशा हम क्या करते हैं आपस में ऐड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 + 2 यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था x + y बराबर 12 दिया हुआ था और समीकरण नंबर 2 हमारा है -x + y बराबर दिया है 2। जैसे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, 1y और 1y आपका हो जाएगा 2y, 2y बराबर आपका हो जाएगा 14 या y बराबर हो जाएगा 14/2 और 2 से काटेंगे 7 बार में तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 7। देखिए हमको x का मान भी तो ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करें, इसका मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो आपका समीकरण नंबर 1 है उसमें हम क्या करेंगे a का मान रखेंगे। तो
डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपका डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं फिर दोबारा एक अलग वीडियो में इस प्रश्न को मैं दोबारा फिर आपको बता दूंगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी चैप्टर का, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट के माध्यम से उसी टॉपिक का मैं वीडियो क्या करूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा। किसी भी चैप्टर में जो भी अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी चैप्टर का एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, तो सेम टू सेम जो आप कमेंट किए रहेंगे उसी पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसी पे मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ दिया हुआ x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x। अब y देखा जाए, y के स्थान पे क्या है, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 7, तो y के स्थान पे हम क्या करेंगे 7 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 12। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, और जैसे y में से हम क्या करेंगे 12 में से जैसे हम 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका 5, तो y का मान कितना हो गया हमें प्राप्त 5। अब x का मान हमें प्राप्त हो गया, यहाँ पर y का मान नहीं प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ है प्राप्त, x का मान प्राप्त हुआ, x बराबर आ गया 5। क्या लिखेंगे संख्या, तो संख्या हम शुरू में क्या माने थे 10x प्लस y माने थे। अब जो x का मान प्राप्त हुआ x के स्थान पे x का मान रखेंगे और y के स्थान पे y का मान हम रखेंगे, तो संख्या बराबर आपका हो जाएगा, संख्या हमसे पूछा है क्या लिखेंगे अभिष्ट संख्या, तो संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10, अब x का स्थान पे लिखेंगे 5 प्लस आपका हो जाएगा 7, तो 10 बचे 50, 50 और 7 आपका हो जाएगा 57। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप घर बैठ कर के अच्छे तरह से इसका प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में मेन जो पॉइंट होता है इकाई और दहाई हम माने, वो हमको कैसे पता करना है, इसमें इकाई का अंक x माने कि दहाई का x माने, इतना आप 2 लाइन क्या करिएगा दिमाग में याद कर लीजिएगा। जहां अंकों के स्थान बदलने की बात करेगा या पलटने की बात करेगा, तुरंत हम समझ जाएंगे इसमें इकाई और दहाई वाला आपका प्रश्न, इसी माध्यम से हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा मैथ का फुल प्रिपरेशन, मैं चैप्टर वाइज आंसर पेपर जो होता है मॉडल पेपर की तरह मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लेकर डेली आने वाला हूं। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंडों के पास दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वह घर बैठे वो भी आसानी से मैथ का प्रिपरेशन कर सके और बोर्ड में एक अच्छा नंबर लाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। डियर बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि रेखाएं 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है। इसमें 3 कंडीशन है, 3 शर्तें हमको बताइए, इन तीनों में से कोई एक ही होगा, वही चीज हमको बताना है। तो जो प्रश्न आपका दिया बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि रेखाएं 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 प्रतिच्छेदी है या समपाती है या समांतर है, समांतर है या समपाती है या प्रतिच्छेदी है, तो हमको यह बताना है। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपका इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ तो मेन पॉइंट मेरे दिमाग में जो जाएगा ये किस टाइप का प्रश्न है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है लेसन का नाम, यानी जो लेसन नंबर 3 दिया होता है उस चैप्टर में से ये आपका प्रश्न हम लिए हैं जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेन कंडीशन होता है इस प्रश्न को हम समझते हैं कैसे हल करते हैं प्री स्टूडेंट प्री छात्र। तो पहले जो इसका मेन बेसिक होता है वो हम जानते हैं, जो इसका डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आइए हम बताते हैं आपको। पहले इसमें काम क्या करना होता है, जैसे पहले इसमें आपका एक 3 कंडीशन होता है। हमारे पहला कंडीशन a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है। कहने का मतलब जब कोई मान आपस में बराबर न हो। एक कंडीशन इसमें आपका जो दूसरा केस होता है a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है, और जो तीसरा केस इसमें होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और डज नॉट होता है c1/c2। ये 3 केस इंपॉर्टेंट है, ये 3 केस आपको हम बताते हैं, उसके माध्यम से क्या इस टाइप का कितना भी प्रश्न आएगा चाहे से आपसे कहेगा प्रक्षेपित रेखाएं बताइए या संगत है या संपाती है, उसके लागू होता है। जब हमें क्या होगा कि इसमें ऐसा कंडीशन दिखाई देगा जब a1/a2 डज नॉट b1/b2 डज नॉट c1/c2, कहने का मतलब जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होगा, जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होगा तब इसका केस क्या होता है, जो निरूपित रेखाएं होती एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम कह सकते हैं जो निरूपित रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या प्रतिच्छेदी करेंगी। एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन कब होगा जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होगा।
हम a1 अपान a2 का मान निकालेंगे, b1 अपान b2 का मान, a1 अपान a2 का मान कैसे निकालते हैं, b1 अपान b2 का मान कैसे निकालते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। पहले क्या इसका जो केस होता है, इन तीन केसों का आपको हम समझाते हैं। जो आपके मन में डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे 100%। वो आपका डाउट जो आपके माइंड में होगा वो डाउट 100% क्लियर हो जाएगा, और भूल कर आप दिखाइएगा 100%, मैं आपको कभी भूलने नहीं दूंगा। आपको सिवा ये प्रश्न याद भी हो जाएगा, ये जो तीनों केस है ये भी आपको याद हो जाएगा। a1 अपान a2 डज नॉट b1 अपान b2 डज नॉट c1 अपान c2। जब तीनों मान आपस में बराबर न हो तो हम कह देंगे जो निरूपित रेखाएं होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और जो दूसरा का कंडीशन दिया है a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, कहने का मतलब जब तीनों मान आपस में बराबर हो, जब तीनों मान आपस में बराबर तो वो रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। उस तरह रेखाएं क्या कहलाती है? हम कहते हैं कि अतः निरूपित रेखाएं समपाती है। अतः निरूपित रेखाएं क्या है? समपाती है। समपाती कब होगा? जब तीनों केस आपस में क्या होगा? बराबर होगा। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। कहने का मतलब जैसे तीनों मान आपस में क्या होगा? बराबर रहेगा, तब हम कहेंगे ये निरूपित रेखाएं क्या होती है? समपाती होगी। और जो तीसरा केस होता है, जो आपका सबसे लास्ट केस होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट c1 अपान c2। कहने का मतलब इसमें आपका दो मान बराबर होगा। जब दो मान बराबर होगा और तीसरा मान आपस में बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे अतः निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अतः निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी? समांतर होंगी। यही तीन आपका केस होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमसे यही पूछा है, प्रतिच्छेद है, समपाती है या समांतर है। हम लगाएंगे, अब लगाने के बाद देखेंगे इन तीनों में से कौन सा केस लागू हो रहा है। और पहला केस लागू होगा तो लिख देंगे अतः निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और दूसरा का केस लागू होगा मतलब जब तीनों मान बराबर आएगा तो लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती होंगी। जब दो बराबर आएगा, तीसरा नहीं बराबर आएगा तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें क्या होता है, हम a1 का मान निकालेंगे, a2 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे, c2 का मान निकालेंगे। और इस a1 का मान कैसे निकलेगा? जो पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, हल हम लोग करते हैं। ये आपका दिया हुआ है 4x प्लस आपका दिया है 6y माइनस 8 बराबर 0 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है तथा दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। जो x के पास है वो आपका a1 का मान होता है। पहला जो इक्वेशन होता है हमारा, इसमें यह a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये आपका c1 का मान है। और जो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें a2 का मान मिलेगा, b2 का मान मिलेगा और किसका मान मिलेगा? c2 का मान मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे? a1 का मान निकालेंगे, a2 का मान निकालेंगे और b2 का मान निकालेंगे और c2 का मान। जैसे हमारे इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा? a1 बराबर हो जाएगा 4 और आपका b1 बराबर हो जाएगा 6 और c1 बराबर हो जाएगा -8 हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से लिया जाए a2 बराबर दिया है 2, b2 बराबर दिया है 3 और c2 बराबर दिया है -6। तो पहला जो मेरा स्टेप होता है इसमें हम a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे, c1 का मान निकालेंगे। जब a1 का मान मिल जाएगा, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा, c1 का मान प्राप्त हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? a2 का मान निकालेंगे, b2 का मान निकालेंगे, c2 का मान निकालेंगे। जो पहला हमारा इक्वेशन होता है, जो x के पास रहता है, ये आपका a1 का मान है और ये आपका b1 का मान है और ये आपका c1 का मान है। उसके बाद ये आपका a2 का मान होता है, ये b2 का मान होता है और ये आपका c2 का मान होता है। ये मान हमें क्या हुआ? प्राप्त हो गया। अब हम कंपेयरिंग करेंगे। पहले निकालेंगे a1 अपान a2। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? a1 अपान a2। इतना तक समझ में आया डियर स्टूडेंट? इसमें कोई आपको डाउट नहीं है? 100% आपको सीरियस समझ में आएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को थोड़ा सा अगर आप स्किप करते हैं तो 100% ये आपको सवाल समझ में नहीं आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाने से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना है, थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। तो 100% आपको मैथ प्योर समझ में आएगा। अगर आप मैथ में 0 है तब भी नो टेंशन भाई, कोई टेंशन लेने की बात ये भाई आपको मैथ अच्छी तरह से सिखाएगा। a1 का मान इसमें दिया है 4, अब a2 का मान इसमें दिया 2। अब 2 से इसको हम काटेंगे, बचेगा आपका 2। उसके बाद b1 अपान b2 का मान देखा जाए, b1 अपान b2, अब b1 का मान दिया है 6 और इसका मान दिया है 2, 3 दिया है। b2 का मान कितना दिया? 3, 3 से काटेंगे, a आपका कटेगा 2 बार में। अगला मान दिया है c1 अपान c2 और c1 का मान दिया -8 और इसका मान दिया है -6, माइनस माइनस 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाओ, a आपका 2 बार में नहीं जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 3 बार, यानी हमें प्राप्त कितना हो गया? 4 बटा। अब यहाँ पर देखा जाए
a1 अपान a2 का मान भी 2 आया है और b1 अपान b2 का मान भी 2 आया है और c1 अपान c2 का मान कितना आ गया 4/3। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो मान बराबर है, यहाँ पर कितना मान बराबर है, दो मान बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट c1 अपान c2। अभी बताइए फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों आप बताइए, अभी मैं आपको कंडीशन बताया हूँ, जब दो मान बराबर हो और तीसरा का मान न बराबर हो तो इन तीनों में से कौन सा नियम लागू होगा। पहला केस आपको बताया, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती करेंगी या रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। अभी आपको हम बताएं, जस्ट आप बताइए क्या होगा। देखिए इसमें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, फिर दिया डज नॉट c1 अपान c2, इसमें दो मान बराबर है और तीसरा आपका मान क्या है, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे हम अतः निरूपित रेखाएं, अतः निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। अतः निरूपित रेखाएं समांतर, अतः निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी, अतः निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। यही आपका प्रश्न है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस प्रश्न में जो भी डाउट होगा आपका डाउट क्लियर होगा, और किसी भी प्रकार अगर आपको डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपको पता होगा कि मतलब कहाँ आपको डाउट है। उस माध्यम से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो भी आपका डाउट उस पूरे डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। श्योर अगर आप वीडियो को पूरा देखते तो 100% आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, पूरा डाउट आपका क्या होगा, कंप्लीट, मतलब जो भी डाउट होगा आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में मैं थोड़ा सा भी डाउट नहीं होने दूंगा। जैसे बोर्ड का पेपर आपका नहीं, बोर्ड से पहले मैं आपको फुल प्रिपरेशन मैथ का करा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप 70 में एक भी नंबर हम आपको बाहर नहीं देंगे, मैं आपको 70 में 70 मैं दिला कर आऊंगा दोस्तों। तो ये आपका प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको नोट करिए, घर पे नोट बनाइए, उसके माध्यम से आप क्या करिए, प्रिपरेशन करिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ में अच्छा नंबर इसको लाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। दोस्तों कहा जाता है राइट मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। अभ्यास ही क्या करता है, मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। अगर आपका विषय बहुत ही कमजोर, कोई भी विषय हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस हो, अगर उस विषय का आप प्रैक्टिस करते हैं, घर पे थोड़ा समय देते हैं, 100% आपको समझ में आएगा। मैं तो दोस्तों एक ऐसा विषय होता है ना, इसको हम रट सकते हैं, ना इसको हम याद कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप घर पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभी से क्या करिएगा, शेड्यूल बनाइए पढ़ने का, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपका पास ज्यादा समय नहीं है, और ज्यादा समय तो कम समय में स्मार्ट पढ़ाई करके आप अच्छी तरह से क्या कर सकते, अच्छा नंबर आप स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लग जाएंगे पूरा बुक पढ़ने के लिए तो उतना समय आपके पास है नहीं कि अब आप पूरा बुक पढ़कर एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। कम समय कहने का मतलब 3 से 4 महीना, मान लीजिए 3 महीना जो समय आपका बचा हुआ है, और जो 3 महीना आपका समय बचा हुआ है, इस 3 महीने में मैं आपको फुल प्रिपरेशन मैथ का कराऊंगा। उसके बाद जो ग्रामर का शेड्यूल होता है, मैं ग्रामर का ही वीडियो आपको मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसमें ग्रामर का जितने भी पार्ट होते हैं इंग्लिश के, मैं वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में अच्छा स्कोर आप नहीं ला सकते हैं। तो आप शेड्यूल बनाइए, मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड माध्यम के लिए हर साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हर एक वीडियो में, मैं मॉडल पेपर, इस सीरीज का नाम एकलव्य सीरीज, उसकी माध्यम से मैं स्टार्ट कर दिया हूं। मैं चैप्टर वाइज और फुल प्रिपरेशन मैथ का मैं आपको कराने वाला हूं। जो मेरा टारगेट है दोस्तों, हम लोग टारगेट एक सेट किए हैं, हमको क्या करना है, 70 में 70 अचीव करना है दोस्तों। और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक टारगेट को फिट कर लीजिए, उस टारगेट के पीछे अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। अगर आपको मैथ में नहीं समझ में आ रहा तब भी कोई बात नहीं, आप लगाइए, आज धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे 100% आज नहीं समझ में आएगा, कल नहीं, लेकिन परसों पक्का समझ में आ जाएगा। कहा जाता है दोस्तों, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता हुई जो चलता है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता हुई जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है। अगर दोस्तों आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लगाने का प्रयास कीजिए, जब प्रयास करेंगे 100% आपको मैथ समझ में आएगा। आज नहीं समझ में आएगा, कल नहीं समझ में आएगा, लेकिन परसों आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा, ये जो मैथ का क्वेश्चन होता है, ये आपको हल्का टाइम का क्वेश्चन लगेगा, और आप बोर्ड के पेपर में एक अच्छा नंबर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो हम लोग का टारगेट है, इस टारगेट के पीछे हम भी मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत करना है। मैं आपको जो भी सवाल बताऊंगा उस सवाल को अगर आप घर पे प्रिपरेशन करते हैं,
अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर अपना आप टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इस एक गोल अपना सेट करिए, मुझे बोर्ड एग्जाम में 90 पार करना है। दोस्तों कितना पार करना है? 90 पार करना है, 90% से हमको ऊपर लाना है। अभी से आप प्रयास करना चालू कर देंगे 100%, मैं गारंटी लेता हूँ आपको इतना नंबर लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। मैथ का टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका भाई मैथ आपको पढ़ा रहा है जीरो से मैंने स्टार्ट किया इस सीरीज को। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हर एक चैप्टर से मैं पूरा मैथ का प्रिपरेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, अभी आप मेरे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप घर बैठे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों अगला प्रश्न आपको हम बता दें। अब प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ फ्रेंड्स, एक शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। तो दिया हुआ इसमें एक शंकु के आधार की त्रिज्या। अब दोस्तों शंकु होता क्या, जैसे ना हम शंकु के बारे में समझे, ये आपका शंकु होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शंकु। आप कर सकते हैं जो जोकर की टोपी होती है, जैसे आप बर्थडे और आप घर पे सेलिब्रेटिंग करते हैं कि छोटे बच्चे का बर्थडे होता है, आप एक टोपी लेकर आते हैं जो उसके सर पे लगाते हैं, इसको हम कह सकते हैं आपका शंकु के आकार का होता है। तो शंकु अगर मान लीजिए फिगर आप जानना चाहते हैं तो आपका फिगर ऐसे बनेगा, ये जो आपका होता है इसको हम लोग आर कहते हैं, इसको ये जो होता है इसको ऊंचाई कहा जाता है, यह जो होता है इसको तिर्यक ऊंचाई, इसको हम यह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से आपका 3 या 4 फार्मूला बनता है। पहला बनता है शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, हमसे इसमें जो पूछा हुआ है प्रश्न, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी है 3.5 सेमी तथा ऊंचाई दिया 12 सेमी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात किया। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, l बराबर l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस क्या होता है r स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो l बराबर रूट में हो जाएगा h स्क्वायर प्लस हो जाएगा r स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है ब्रैकेट में अंडर रूट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? h स्क्वायर प्लस क्या होता है? r स्क्वायर होता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। ये प्रश्न आपका दिया हुआ शंकु के आधार की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होता है, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या, यानी त्रिज्या आपका दिया है r बराबर दिया है 3.5 सेमी दिया हुआ है। अब उसके बाद इसमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई का दिया है ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट किया जाता है, h से प्रदर्शित करते हैं, h बराबर दिया है 12 सेमी, यानी ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट आपको क्या होगा? क्लियर हो गया। त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, r बराबर दिया है 3.5 सेमी, और ऊंचाई जो होता है ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, h बराबर दिया है 12 सेमी। हमको ज्ञात करना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे हम? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है l बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस क्या होता है? r स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे फ्रेंड फार्मूला दिया होता है l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या आपका रूट में चला जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस हो जाएगा r स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया h का मान दिया हुआ कितना? h का मान दिया 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। r का मान दिया 3.5, तो 3.5 का वर्ग हो जाएगा। अब 12 का वर्ग होता है 144, और यहाँ दिया 3.5। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने वर्ग हम कैसे निकालते हैं? जब एक वर्ग निकालने का एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। अगर मान लिया वर्ग निकालना चाहते हैं, जब इकाई का अंक क्या दिया हो? 5 दिया हो, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, जब इकाई का अंक 5 दिया उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हम कहते हैं 25 या 25 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब इकाई का अंक 5 उसके नियम लागू होता है, ये 5 है तो इसका हम वर्ग लिख देंगे 25, 5 का क्या होगा? वर्ग 25। अब 2 के बाद जो संख्या आती है उसमें उस संख्या का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के बाद आपका आता है 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, तो आपका हो जाएगा 625। अगर मान लीजिए आप 75 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो 75 का जब वर्ग आप निकालेंगे, 5 दिया है तो 5 का वर्ग पहले आप लिखेंगे 25। अब 7 के बाद क्या आता है दोस्तों? 8 आता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 बटे 56 हो जाएगा, ये आपका वर्ग हो जाएगा। ये फार्मूला वहीं पर यूज करते हैं, ट्रिक आपका वहीं पर यूज होगा जब इकाई का अंक 5 दिया हो, तो उसके लिए ये आपका ट्रिक क्या होता है? लागू हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखा दिया आपका 35 का हमको निकालना है वर्ग, तो मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग आपका होगा 25, और 3 के बाद 4 आता है, इसमें इसका गुणा कर देंगे, 4 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा।
तो यहाँ का हो जाएगा 1225। अब हमको दशमलव लगाना है दोस्तों, हम दशमलव कैसे लगाएंगे? अगर एक अंक पे दशमलव है और उसका हम वर्ग करेंगे तो आपका दशमलव कितने अंक हो जाएगा? 2 अंक पे, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। हम पढ़ सकते हैं 12 का वर्ग हो गया 144 और 3.5 का वर्ग आपका हो गया 12.25 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। अब इसको जब भी हम जोड़ेंगे, देखिए दिया 144 में हम 12.25 जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा, 4 2 6 होगा या 5 होगा, यानी आ गया 15,625। तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 15,625 ये आपका रूट में आ गया। रूट में कितना प्राप्त हो गया? 15,625 आ गया। जब 15,625 आ गया, अब इसका हम देखेंगे किसका आपका क्या है? स्क्वायर रूट, मतलब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो जब रूट से इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका होता है 125। 125 का वर्गमूल है। अब हम यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर आपका 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये आपका सेमी है, तो ये आपका क्या है? त्रियक ऊंचाई है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला इसमें होता है L बराबर होता है h स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है? I स्क्वायर होता है। तो इसकी सहायता से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं? L का मान निकाल सकते हैं। कभी भी आपको कहेगा त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो सीधे आप फार्मूला लगा दीजिए। और त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने से पहले L, h और r का मान आपको पता होना चाहिए। जब r और h का मान पता है तभी आप त्रियक ऊंचाई क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो उसके माध्यम से जो आपका इक्वेशन दिया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे? निकालेंगे। उसके बाद L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस क्या होता है? I स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न आज के इस वीडियो का ये आपका लास्ट प्रश्न है। दिया हुआ 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स? जो इसमें डियर स्टूडेंट, जो इसमें हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई का ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न में देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं पहले समझते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया तो कभी आप भूलेंगे नहीं, तो मैं आपके एकदम हलवा टाइप लगने लगेगा। तो दोस्तों दिया 21 सेमी त्रिज्या वाले, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या आपका दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 21 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 21 सेमी हो जाएगा। उसके बाद दिया है केंद्र पर बना कोण, देखा जाए तो दिया इसमें क्या? केंद्र पर बना कोण। कोण को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा बराबर आपका दे दिया है 60 अंश। हमसे कहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। ये आपका होता है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अगर आपसे कहेगा चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें थीटा का मान आपका दिया है कितना? दिया है 60 अंश, तो यहाँ हो जाएगा 60 अंश बटा हो जाएगा आपका 360 गुणे पाई का मान आपका दिया है 2, तो पाई का मान होता है आपका 22/7। क्या होता है? 22/7। जब पाई का मान कुछ नहीं दिया रहता वैसे तो पाई का मान आपका 3.14 भी होता है। अगर पाई का मान 3.14 नहीं दिया है तो इसमें हमेशा हम क्या करेंगे? पाई का मान 22/7 हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। तो पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 21 दिया हुआ है। सब मान हम क्या किए? रख दिए। और इसके बाद देखेंगे जो काटने वाला रहेगा उसको हम काटेंगे और जो संख्या बचेगा उसको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही संख्या कटेगा जो संख्या ऊपर नीचे रहेगा। अभी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 6 बार में, 7 से काटेंगे आपका जाएगा 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 कट गया, सीधे आपका क्या बच गया? 22 सेमी। तो चाप की लंबाई हमें कितना प्राप्त हो गया? 22 सेमी प्राप्त हो गया। यही आपका क्या है? आंसर है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर होता है। सबसे पहले हम क्या किए? थीटा का मान 60 दिया तो 60 रखे हैं, ये 360 है तो 360 प्लस 2, पाई का मान आपका होता है 22/7, आर है तो आर का मान हो गया आपका 21। 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 सीधा तो क्या बच गया? 22। यही आपका क्या है? आंसर आ गया 22 सेमी। तो चाप की लंबाई का आंसर कितना गया? 22 सेमी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, एक टारगेट गोल सेट कीजिए और उस गोल के पीछे अपने आप को पूरा झोंक दीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाइए और एक अच्छे नंबर से आप पास हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।